हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स के बारे में समझेंगे, जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बुक के बारे में। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, जिसके ऑथर हैं शिव शंकर मेनन, जो कि एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंडियन डिप्लोमेट और फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे। तो इस बुक में यहाँ पर जो पर्टिकुलर डील किया गया इंडिया और चाइना के कंटेक्स्ट में इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है। जब भी हम फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं तो देखिए, कोई भी चीज़ को आप समझते हैं तो आप उसको पहले रिलेट करना सीखें। जैसे कि आप अपने पड़ोसी के साथ किसी भी तरीके के संबंध स्थापित करते हैं, तब आप अपना हित देखते हैं सबसे पहले। उसी तरीके से जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो वो अपने राष्ट्रीय हित देखता है। तो संबंध व्यापारिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, रणनीतिक भी हो सकते हैं, किसी तरीके के भी संबंध हो सकते हैं। तो उसमें राष्ट्रीय हित देखे जाते हैं। जो यहाँ पर वर्ड था एशियन, वो एशिया एक कंटिनेंट है, जैसे कि आपको पता होगा। ये देखो, इतना ईजी रहेगा वीडियो, आप सभी को समझ में आएगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये एशिया का मैप है। 7 कंटिनेंट हैं, 7 कंटिनेंट में से एक एशिया है, ये उसका है। और इसमें आपको चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बारे में समझना है सिर्फ। तो जब भी हम एक ज़्यादा बड़ा समय रहता है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं फेजेज़ में, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। तो उसी तरीके से इन फेजेज़ में हम इसको रिलेशंस को समझेंगे। इस फेज़ में कैसे रिलेशन थे, पहले दूसरे फेज़ में कैसे थे। उससे पहले हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब शीत युद्ध चला था, जो कि 1945 से लेके रशिया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन तक था, जो लंबा समय था, उसको फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं कि कोल्ड वार का फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था तो उसके बाद यूएस और यूएसएसआर एक बिग पावर के रूप में इमर्ज होके आए थे, जिनको बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। इस दौरान काफ़ी चीज़ें हुई थी, काफ़ी टेंस कंडीशन हो गई थी कि जो कोल्ड वॉर था वो हॉट वॉर में भी चेंज होने वाला था, युद्ध होने वाले थे। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था जो 1962 का, इस तरीके के। और जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह जो हो गई थी, जिनको रोकने के लिए कई ट्रीटीज़ कन्वेंशंस हुए थे। एनपीटी आपने सुना होगा इसके बारे में, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी और स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटीज़। ये कई प्रकार की ऐसी ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी ताकि कंडीशन को ज़्यादा टेंस नहीं बन जाए। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में कई कंट्रीज़ की इंडिपेंडेंस होने लगी थी, काफ़ी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गए थे। अब जो इंडिपेंडेंट नेशन होते हैं उनको बोलते हैं कि उसका किसी देश का जन्म होना, जब वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि उस दिन वो सॉवरेन हो जाता है। क्योंकि एक कंट्री जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक टेरिटरी होनी चाहिए, जगह होना चाहिए अपना, वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ रहने के लिए, उनकी सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए। अपने डिसीजन बिना किसी अनुचित दबाव के, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, वो अपने डिसीजन अपने आप ले। तो 1945 से लेके 1991 तक का जो समय था वो कोल्ड वार का टाइम था। 1951 के 1991 के बाद का जो टाइम था वो पोस्ट कोल्ड वार टाइम बोलते हैं। और उसके बाद में जो बड़े बड़े बदलाव हुए थे उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था तो उस चीज़ को स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं कि वी हैव किल्ड अ पाइथन बट वी गेव वर्ड टू नंबरस पॉइजनस स्नेक्स, कि हमने एक बड़े अजगर को तो मार दिया लेकिन कई जहरीले सांपों का जन्म हो गया। अब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था और चाइना 1949 में, हमसे 2 साल बाद। दोनों मुल्कों की समान समस्याएं थी काफ़ी हद तक, जैसे स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा और अपनी बेरोजगारी से लेके, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कई तरीके की समस्याएं थी जो दोनों देशों के पास एक जैसी समस्या थी। लेकिन चाइना ने उन समस्याओं को मच बेटर मैनर में सॉल्व किया और आज भी हम उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के जो फेजेज़ हैं, जिसमें 3 फेज़ हैं। 1947 से लेकर 1960 तक, 60 के दशक तक का जो फेज़ है,
और दूसरा 1960 के दशक से लेके 80 के दशक का जो फेज़ है, उसके बाद का जो 1990 के दशक के बाद का, जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो इन तीनों फेजेस में पढ़ेंगे। पहले का आपको पता ही है कि पहले टाइम पे जो मैंने बताया था कि वो बाईपोलर वर्ल्ड था, यूएसएसआर वाला, जिसमें यूएस की अलग आइडियोलॉजी थी, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी, और यूएसएसआर की कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी। एक फ्रीडम चाहता था कि कंप्लीट मार्केट कंट्रोल करे और डिमांड सप्लाई के आधार पर चीज़ें हों, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो, और इंडिपेंडेंट जो चीज़ें होती हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। तो वो इस तरीके का कंट्रोल फ्री सोसाइटी चाहते थे। और दूसरी तरफ यूएसएसआर वो स्टेट कंट्रोल चाहते थे कंप्लीट तरीके से। तो ये आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट था, डिफरेंसेस थे, इसी को हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले 1947 से 1960 के दशक का, जब बाईपोलर वर्ल्ड था, ठीक है, कोल्ड वॉर का टाइम था। फिर उसके बाद का जो टाइम था 1960 के दशक से 80 का, जहाँ पर बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। और जब बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे उसमें हर देश प्रभावित हो रहा था उनसे। जैसे कि चाइना रसिया से पहले क्लोज था, फिर दूर हो गया, फिर यूएस की तरफ चला गया। और कोल्ड वॉर के बाद में जब यूएस अपने आप में एक मतलब एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हुआ था, ठीक है। अब हम फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे कि नेहरू की क्या फॉरेन पॉलिसी थी, जैसे कि लोगों ने जो स्कॉलर्स होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी पे रिव्यू करते हैं, उन्होंने बताया था कि जो नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी कि काफ़ी आइडियलिस्ट थी। वो कन्वेंशनल विजडम के चलते उन्होंने, जैसी थी कि आइडियलिस्ट होता है कि जो व्यक्ति सोचता है कि एक नेशन अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, रेस्पेक्ट करेगा एक दूसरे की सॉवरेनिटी से, कोऑपरेट करेगा, तो उस तरीके की थी। वो कभी भी जो जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझ पाए थे कि जो देशों के बीच में एक जो रियलिस्ट तरीके से जो अप्रोच से देखते हैं कि हर नेशन चाहता है अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना एट एनी कॉस्ट। तो वो चीज़ वो नहीं देख पाए थे उनके स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। और जो चाइना की जो समस्या है, और वो जैसे 1962 का जो फर्स्ट हमने चाइना के साथ जो वार हमने देखा था, उसकी क्या वजह रही थी, और जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो मैनेज करती हैं फॉरेन रिलेशंस को, वो उनको रिव्यू करती हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि एक थिंक टैंक्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने वाले। तो उन्होंने कहा था कि जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया था तो हमने कुछ भी नहीं किया था। यह सबसे बड़ी हमारी भूल थी, और जिसकी चलते हमने 1962 का वार हुआ था हमारा, क्योंकि 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया था। और ये मूवमेंट ऐसा था क्योंकि चाइना, और जब हम उसको देखते हैं इंडिया को, तो उनके बीच में तिब्बत एक बफर की तरह काम करता है, एक बीच में एक दीवार की तरह काम करता है। और उस टाइम पर इंडिया चाइना की इन्वेजन को, आक्रमण को रोक नहीं पाया, और तिब्बतन भी नहीं चाहते थे किसी तरीके की हेल्प लेना, क्योंकि वो उनको पता था कि चाइना काफ़ी पावरफुल है। और जब उन्होंने मदद मांगी तब हम मदद करने की कंडीशन में भी नहीं थे, क्योंकि जो हमारे जनरल थे के.एम. करिप्पा, उन्होंने भी नेहरू जी को बोला था कि आज हमारे पास इतनी मिलिट्री कैपेसिटी नहीं है कि चाइना के साथ में हम अपने आप को रख सकें वहाँ पर। तो ये काफ़ी टाइम थे जब हमारे साथ में जो 1962 का वार हुआ था, उससे पहले के जो डेवलपमेंट थे, वो तिब्बत एक वन ऑफ द रीजन था। क्योंकि जब तिब्बत को एनेक्स कर लिया तो उनको एक इंडिया के पास आने के लिए फ्री हैंड हो गया था, एक उनके पास अपॉर्चुनिटी हो गई थी। तो ये एक रीज़न माना जाता है कि तिब्बत को जब एनेक्स किया था तो उन्होंने, नेहरू जी ने लेट गो कर दिया उस चीज़ को, उनको जाने दिया। अब फिर इसके बाद का जो टाइम था चाइना यूएसएसआर का, चाइना और इंडिया का, कि जो चाइना था और इंडिया था, इन्होंने एक एशियाई कंटिनेंट में अपने आप को, अपनी स्थिति को मजबूत किया। लेकिन भारत ने अपना इंडिपेंडेंस के होने के बाद एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी अपनाई कि किसी भी गुट में नहीं रहना, ना तो यूएस वाले ग्रुप में, ना यूएसएसआर वाले ग्रुप में, क्योंकि इन ग्रुप्स ने काफ़ी एक इकोनॉमिक एड भी ऑफर्ड की थी मार्शल प्लान के तहत, माल्टोबा प्लान के तहत, कि आप हमारे ग्रुप में एलाइज में रहे और डेमोक्रेसी आप लेकर आइए, और ये फॉरेन एड कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। इंडिया ने तो चूज़ किया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जबकि चाइना ने यूएसएसआर के साथ में अपना रिलेशन मजबूत किया।
और जो यूनाइटेड नेशन है जिसका एक ऑब्जेक्ट है कि ग्लोबल पीस बनाए रखना, कि ताकि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो जाए, क्योंकि जो न्यूक्लियर वार का जो टाइम था, जब हिरोशिमा नागासाकी पर जब अटैक किए गए थे, जब उनके बाद सभी अश्योर्ड हो चुके थे अगर अगर अगला बार होता है तो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन होगा ह्यूमैनिटी का। तो उसके लिए यूएन की कई बॉडीज़ भी हैं, जैसे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, जिसके परमानेंट मेंबर्स 5 हैं, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। उसकी जो सीट ऑफर्ड कर दी गई थी चाइना के लिए। अब चाइना के लिए वो लोग बोलते हैं कि कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये चाइना को इंडिया ने ऑफ़र कर दी थी। नहीं, क्योंकि चाइना का जो क्योंकि इंडिया ने तो अपना नॉन अलाइन रखा था अपने को, ना तो यूएस ना यूएसएसआर का, लेकिन चाइना का जो एक क्लोज रिलेशन रहा था, कभी यूएसएसआर के साथ कभी यूएस के साथ, तो उनके पास ये कंडीशन थी कि उनको वो चीज़ ऑफ़र की गई थी। लेकिन इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइन रखा, और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था जिसमें सभी थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी, गरीब देश थे जो इंडिपेंडेंट हुए थे, और इंडिपेंडेंट होने के बाद उनका एक ही उद्देश्य था कि डीकोलोनाइजेशन करना, कि कोई भी देश दूसरा देश कॉलोनी नहीं बनाएगा, उपनिवेश नहीं बनाएगा, और कोई भी तरीके के न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए, और इंटरनेशनली बॉयकॉट किया जो अपार्थाइड होता था, रंग भेद की नीति, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने किया था, और काफ़ी हद तक इन्होंने ये अपनी चीज़ों में सक्षम भी रहे थे। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती गईं, और क्योंकि हर समय अलग अलग हर जो भी समय आता है अलग अलग समस्याओं के साथ आता है। तो उसमें क्या था कि 1955 के समय में जब चाओ इन लाइन ने प्रपोज़ किया था नेहरू जी को कि आप भी एक, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीके से अफ्रीका और एशिया का एक सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश कर लीजिए, और उन्होंने मना किया कि नहीं, ये उसी तरीके के एक संगठन बन जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1961 में, जैसे कि सेंटो और सियाटो, आपने 2 ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, सेंटो जिसका पूरा नाम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सियाटो जिसका नाम साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिलिट्री अलायंस की तरह बने थे। अगर एक देश के साथ कोई भी कुछ भी अटैक करता है, जिस भी मिलिट्री ग्रुप का वो पार्ट है, वो कलेक्टिवली उसको डिफेंस करेगा। तो इसी तरीके की ये अलायंस बनने लगे। तो नेहरू ने मना किया था कि नहीं, इस तरीके की अलायंस बनाना, एक ग्रुपिंग बनाना ठीक नहीं है। अपने आप को उन्होंने न्यूट्रली रखा था। जब चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन डीप होने लगे तो चाइना यूएस की तरफ ज़्यादा टिल्ट होने लगा, और इंडिया ने अपने आप को सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किया, और हमारे बीच में और रशिया के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी हुई थी। और लेकिन जब इसका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1951 के बाद, तो अब हमारे पास एक चीज़ें ये भी हो गई थी कि हमें अपने आप को फिर से नॉन अलाइन्ड रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वहाँ पर जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बन गई। कोई भी नेशन इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सभी को डिपेंड होना पड़ता है। देशों के रिलेशन चेंज होने लगे थे, और चाइना अपने आप को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में ले आया था, और इंडिया राइज कर रहा था वहाँ पर। लेकिन जितना इंडिया राइज करेगा उतने ही इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन एक कोऑपरेशन से कंपटीशन की तरफ जाएंगे। दोनों कंपीट करेंगे दूसरे से, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है, उनको मार्केट चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए। अगर हम आर्थिक रूप से या मिलिट्री रूप से देखें कि दोनों देश इंडिया और चाइना 1970 तक काफ़ी हद तक बराबर थे, लेकिन उसके बाद से अपने आप को उन्होंने इतना मजबूत किया कि चाइना की जो मिलिट्री स्पेंडिंग मोर देन इंडिया से, हमारी कंट्री से ज़्यादा होती है। और कई क्राइसिस हमने उनके साथ देखे थे, जैसे कि अभी रिसेंटली गलवान वाला क्राइसिस था। तो ये जो रिलेशन है और बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ईस्टर्न फ्रंट पे या सेंट्रल फ्रंट पे या फिर वेस्टर्न फ्रंट पे, जो भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि चाइना अपनी टेरिटरी को एनेक्स करना चाहता है, दूसरी टेरिटरी को भी एनेक्स करना चाहता है, और ये जो रिलेशन है ये हम इस बुक में हम स्टडी करेंगे, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। ये हमारे मेन इश्यूज़ रहते हैं। जब भी हम कोई भी फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो हम पहले अपनी जो टेरिटरी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखते हैं। अगर उसको कोई एनेक्स करता है तो हमारी सॉवरेनिटी, हमारी डिसीजन मेकिंग और हमारी जो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो डाइल्यूट होता है, वो अफेक्ट होता है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एट एनी कॉस्ट। तो ये फॉरेन पॉलिसी में ये बिग डेवलपमेंट थे
कि ये रिलेशंस हमारे इस तरीके से सेप हुए थे हिस्टोरिकल बेसिस पे, जो आपने इसमें देखे कई डेवलपमेंट्स हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल्स के, और सिक्योरिटी काउंसिल्स के बाद कई अग्रीमेंट्स वगैरह देशों के बीच में हुए थे, अगर वो न्यूक्लियर बेन से संबंधित थे, जो हमने पहले डील किए थे। समय समय पर ट्रीटीज़ हुई थी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी और उनका यूज़ होगा एक पीसफुल पर्पस से होगा, एक अच्छे उद्देश्य के साथ होगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही, जो हम दोनों के बीच में चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं उनमें जो फेजेस के साथ में समय के साथ क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, चेंजेस हुए और प्रेजेंट पोजीशन क्या उसको देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।